मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से। आज हम करेंगे माता का आँचल के प्रश्न। माता का आँचल हम अध्याय पहले कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों को प्रश्न समझ नहीं आए, तो वो प्रश्न मैं आज दोबारा से करवा रही हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारता था? तो इसका आंसर है, लेखक अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारता था। लेखक के पिताजी को जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक क्या करता था? लेखक उनके पास ही बैठता था, और जब वो रामायण का पाठ कर रहे होते थे तो वह दर्पण में अपना मुख देख रहा होता था, और जैसे ही उसके पिता उसकी तरफ देखते थे तो वह शर्मा जाता था। भोलानाथ के पिता की दिनचर्या माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए। भोलानाथ के जो पिताजी थे, जिनको वह बाबूजी कहकर बुलाता था, वह सुबह उठ करके सबसे पहले जैसे नहा धोकर रामायण का पाठ करते थे। उसके बाद वह आटे की गोलियां बनाते थे, उसके अंदर भी वह राम राम लिखी हुई पर्चियाँ डालते थे, और फिर वह उन पर्चियों वाली गोलियों को लेकर के नदी के किनारे पर मछलियों को वह गोलियां डालने जाते थे। आते हुए फिर वह उनके बच्चे को, जो वृक्ष थे उनके ऊपर झूला झुलाते थे, और फिर घर आकर के उसको खाना आदि खिलाते थे और कृषि कार्य भी करते थे। भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में दावत की योजना किस तरह बना लेते थे? जैसे कभी दुकान बना लेना, कभी खेल खेल में शादी रचा लेना, और फिर उन्हीं के दौरान ही वो दावत की योजना भी, खाना खाने की योजना भी किसी के यहाँ भी बना लेते थे। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया हो। जैसे जो लास्ट घटना है कि जैसे लेखक जो है वो जब टीले पर जाता है और चूहे के बिल में पानी डाल देते हैं तो वहाँ पर सांप निकल आता है, और फिर वह भागकर अपनी माता की गोदी में छिप जाता है भागता भागता। तो यह जो रचना है, यह जो घटना है, ये दिल को छू जाती है, क्योंकि लास्ट में यही दर्शाया गया है कि पिता के साथ चाहे हमारा कितना भी वात्सल्य हो, हमें जब भी कोई ऐसी घटना घटती है या जब भी दुख आता है तो हमें माता की गोद ही अच्छी लगती है। भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में फसल कैसे उगाया करते थे? जैसे वो जब इकट्ठा हो जाते थे तो खेती करने की राय जम जाती थी। फिर चबूतरे पर एक छोर पर जैसे घिरनी गाड़ दी जाती थी, और नीचे गली में कुआं बन जाता था, और मूस की बनी हुई बटी पतली रस्सी में एक और जैसे गाड़ी को चढ़ा करके, और दो बच्चे बैल बन जाते थे। फिर वो मोट खींचने लगते थे, और चबूतरे पर कंकर पत्थरों के बीज बना करके बीज बो दिए जाते थे। थोड़े समय में ही फसल तैयार हो जाती थी और वो कट जाती थी, और फिर जैसे जो दिए होते थे उनकी तगड़ी आदि बना दी जाती थी, और उसमें तराजू आदि बना दी जाती थी, और उसके अंदर फसल जो है वो तोली जाती थी। और जैसे ही उसके पिता उसका भाव पूछते थे तो सभी बच्चे वहीं खेत खलियान को छोड़ करके हंसते हुए भाग जाते थे। फिर इसके बाद है जैसे माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का आंचल शीर्षक जो है वो इसी कहानी के आधार पर ही है और सही भी है, क्योंकि जैसे इसमें बताया भी गया है कि अगर कोई भी मुसीबत आती है तो हम माता की गोदी में ही छुप जाते हैं। और दूसरा, जैसे इसमें माँ का वात्सल्य भी हो सकता है और माँ की गोद भी हो सकता है, अन्य शीर्षक। उसके बाद भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल की सामग्री जो है, उस समय के दौरान सभी चीज़ें जो है वो मिट्टी की बनाई जाती थी, या घर में जो वेस्ट पड़ा होता था जैसे दिए आदि जो दिवाली में बच जाते हैं, उनसे उन सामग्रियों को, खेलने की सामग्रियों को बना लिया जाता था। बच्चे आपस में ही जैसे जो चूहेदानी हैं उसकी जो है वो पालकी बना रहे हैं कभी, और कभी दियों की वो तराजू बना रहे हैं, और कंकड़ पत्थरों के वो बीज बना रहे हैं। लेकिन आज के समय के दौरान विभिन्न प्रकार का वैज्ञानिक युग है, उस
दौरान विभिन्न प्रकार के खेलने के लिए खेल हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के ही खिलौने हैं। जैसे साइंस ने तरक्की की है तो उसके अनुसार आज बच्चे कंप्यूटर गेम भी खेलते हैं और साथ साथ नई तरह के खिलौने जो चाबी से चलते हैं उनके साथ भी खेलते हैं। तो आज के समय में और उस समय की सामग्री में अत्यधिक अंतर है। गुरुजी ने लेखक की खबर जो है वो क्यों ली थी? क्योंकि लेखक ने जो है बच्चों के साथ मिलकर एक व्यक्ति का मजाक उड़ाया था, उसकी वजह से ही उसने जो है शिकायत कर दी थी गुरुजी को, इसीलिए ही भोलानाथ की उन्होंने खबर ली थी। और आपके विचार से भोलानाथ और उसके साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? जैसे ही बच्चा बच्चों को देखता है तो वो अपने दुख को भूलकर बच्चों के साथ खेलने की जिद करने लगता है और वह अपने दुख को भूल जाता है। तो इसी प्रकार लेखक भी जब अपने साथियों को देखता था तो हर बात को भूलकर वह उनके साथ खेलना ही पसंद करता था। भोलानाथ चिल्लाते हुए टीले पर से क्यों भागा? क्योंकि जैसे ही उन्होंने चूहे के बिल में पानी डाला तो वहाँ पर सांप निकल आया और सांप को देखते ही वो एकदम से सभी भाग खड़े हुए। जैसे ही भागे, कोई गिरता कोई पड़ता, तो किसी के जो हैं दांत टूट रहे थे और सभी ने ही अपने घरों में आकर के आराम लिया और भोलानाथ अपनी माता की गोदी में आकर के छिप गए। यहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। जैसे हमने इस अध्याय में देखा है कि जो लेखक की माँ है वो भी उसे अत्यधिक प्रेम करती है और लेखक के पिता भी उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। लेखक के पिता तो बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं और लेखक के साथ बहुत ज़्यादा दुलार जो है वो करते हैं, इसके अंदर जो दर्शाया गया है। और जैसे वो बच्चों के साथ ही खेलते हैं, अपने बच्चे को अपने पास जब वो रामायण का पाठ करते हैं तो बिठाते हैं, फिर उसे वृक्षों पर ले जा कर के वृक्षों की टहनियों पर झूला झुलाते हैं। और हमने जैसे इसमें पढ़ा है कि कभी वो उनके साथ कुश्ती खेलता है और कभी वो उनकी मूँछों को नोचता है। तो यानी बच्चों के साथ लेखक के पिता अपने बच्चे के साथ बच्चा बन कर के ही खेल जो हैं वो खेलते हैं। और ऐसे ही माता उनसे बहुत अत्यधिक स्नेह करती है। जैसे उनको खाना खिलाने के लिए कहती है कि अगर ये बड़े बड़े कोर नहीं खाएगा तो कब बड़ा होगा। और जैसे अत्यधिक स्नेह के कारण ही वो माता की गोदी में जो है वो छिप जाता है। नेक्स्ट अध्याय है जार्ज पंचम की नाक, जिसके क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से हैं। अखबारों में किसकी चर्चा की जा रही थी और क्यों? अखबारों में रानी एलिज़ाबेथ ने आना था, उसकी चर्चा हो रही थी और जो यहाँ के लोग थे वो उसका अच्छे से नेता लोग उसका स्वागत करना चाहते थे, इसीलिए ही उसकी बार बार चर्चा हो रही थी। रानी एलिज़ाबेथ के सूट को लेकर अखबारों में क्या खबरें छपी थी? रानी एलिज़ाबेथ के सूट को लेकर के अखबारों में अनेकों खबरें छपी थी। जैसे कि ये बताया गया कि यहाँ से जो भारत है, भारत से हल्के नीले कलर का सिल्क का सूट जो है वो मंगवाया गया था और उसे बहुत अच्छे कारीगर ने जो है वो तैयार किया था। उसके बाद जैसे नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? जैसे इसमें बताया गया है कि जो नाक है, जॉर्ज पंचम की नाक, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उसके ऊपर नाक नहीं थी और यहाँ के अनेक जैसे जो गांधी जी हैं, हमारे महात्मा गांधी और छोटे छोटे बच्चों की मूर्तियों की नाक का भी माप जो है वो किया गया। तो व्यंग्य इसमें ये कहा गया है कि चाहे विदेशी कैसा भी हो, उसकी मूर्ति पर जो हमारे भारतीय हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बड़ी है और हमेशा ही बड़ी ही रहेगी। तो इस तरह से हमें इस अध्याय के थ्रू पता चलता है कि हमारे देश का जो मान सम्मान है और जो इसमें सैनिक हुए हैं, चाहे हमारे देश को जो चलाने वाले थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी प्रतिष्ठा जो है वो बाहर के व्यक्ति से बड़ी है। फिर इसमें है सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या
बदहवासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? वह उसकी निम्न मानसिकता को दर्शाती है और यह भी दर्शाती है कि आज भी हमारा भारत जो है वो, जैसे रानी एलिज़ाबेथ ने आना था तो उसके स्वागत की इतनी तैयारियां हो रही हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं जो उस समय के नेता हैं उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं उनके नीचे दबी हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। जो मानसिकता है वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। रानी एलिज़ाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिज़ाबेथ का जो दर्जी था वह उसकी ड्रेस को लेकर के और उसकी जो उसने वस्त्र बनाने थे उनको लेकर के जो है वो परेशान था और वो ये चाहता था कि मैं अच्छे से अच्छे उनके वस्त्र बनाऊं। उन्होंने जैसे श्रीलंका भी जाना था और अन्य स्थानों पर भी जाना था, तो वो ये भी चाहता था कि जब भी वो जाएं तो वो अच्छी ड्रेस में जाएं, क्योंकि उनके साथ जो आने वाले थे वो बार बार उनका फ़ोटो और उनके इंटरव्यू जो है वो छापना चाहते थे। जॉर्ज पंचम की नाक के आधार पर मूर्तिकार का चरित्र चित्रण कीजिए। मूर्तिकार जो है वो गरीब व्यक्ति, सबसे पहले तो जैसे उसने पैसों की खातिर यह कार्य, जैसे उसने कहा कि मैं पूरे सारे ही भारत का भ्रमण करके जो है कहीं ना कहीं से पत्थर ला दूंगा, तो यानी कि वह अपनी गरीबी को दूर करना चाहता था। और जैसे इस आधार पर ये भी पता चलता है कि जैसे उसने फिर सभी के नाक की जांच की तो कोई भी नाक उस पर फिट जो है वो नहीं निकल बैठी, तो सबकी नाकों का नाप जो था वो बड़ा था। तो अंत में उसने जैसे ओरिजिनल नाक लगाने की सोची। तो उससे क्या पता चलता है कि जैसे जो हमारा देश है उस देश में जैसे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। मूर्तिकार को जैसे जैसे उसने सहायता मांगी उसको वो सहायता मिलती चली गई। वह ना चाहते हुए भी वैसा सब कुछ कर रहा था। इंग्लैंड के अखबारों में छपने वाली उन खबरों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। जैसे इंग्लैंड की अखबारों में बार बार छप रहा था कि रानी एलिज़ाबेथ जो हैं वो भारत, उनका आगमन का कार्य जो है वो तय हो चुका था और उनकी तैयारियां जो हैं वो बड़े ज़ोरों शोरों पर थी। और जैसे कभी दर्जी की बात छप रही थी तो कभी किसी की, और जैसे रानी एलिज़ाबेथ के आगमन की खबर भारत जब आती है तो सारा प्रशासन जो है वो अपना स्वाभाविक दायित्व भूलकर उनके स्वागत सत्कार में जो है वो जुट जाता है। और जैसे जॉर्ज पंचम जो हैं उनकी नाक टूटी हुई है तो उसकी प्रतिष्ठा से भी परेशान हो उठता है। तो ये कहानी व्यंग्यात्मक कहानी भी है और कुछ सोचने पर भी हमें विवश करती है। तो हमारा ये दुर्भाग्य भी रहा है। इंग्लैंड में अखबारों में छपने वाली रानी के स्वागत में हिंदुस्तान में क्या क्या तैयारियां हो रही थी। रानी के स्वागत में सारी, जैसे जो उस समय के दौरान जहाँ जहाँ रानी ने आना था वहाँ वहाँ जो है साफ़ सफाई की गई। जैसे जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने का जिम्मा जो है वो भी एक जो मूर्तिकार था उसको सौंप दिया गया। दिल्ली की प्रत्येक गली को जो है वो चमकाया गया। रानी के साथ आने वाले जो फोटोग्राफर थे, जो फौज थी वो भी तैयार हो रही थी और जैसे उसके कपड़ों की कभी चिंता हो रही थी। तो लंदन के अखबार जो थे वो उनके भारत आगमन की तैयारियों से भरे पड़े थे और दर्जी तो इस बात को लेकर के परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरों पर कब क्या पहनेंगी। तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जो हैं वो जुटे हुए थे। फिर जैसे है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जैसे हमने इस अध्याय में पढ़ा ही है कि मूर्तिकार पहले जो है नाक
का पत्थर लेने के लिए गया। जब उसको पत्थर नहीं मिला तो वह जो हमारे देश में अनेकों मूर्तियाँ जो बड़े लोगों की लगी हुई हैं या जो बच्चे शहीद हुए हैं उनकी लगी हुई हैं, उनकी मूर्तियों के नाक का भी साइज़ लिया। और जब सभी की नाक बड़ी निकली तो अंत में उसने एक सजीव नाक लगाने का यत्न किया। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे ये कहानी व्यंग्यात्मक है तो इसमें भी व्यंग्य किया गया है कि नई दिल्ली को साफ़ सुथरा कर लिया गया था, लेकिन उस साफ़ सुथरा करने के चक्कर में सभी जो है नाक जो है प्रतिष्ठा की प्रतीक होती है, और जो रानी एलिज़ाबेथ थी उसके स्वागत की तैयारियों में सभी जो हैं अपनी प्रतिष्ठा को खोने को भी तैयार थे। इस तरह से आप सेकंड अध्याय के प्रश्न जो हैं वो कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न न समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड अध्याय, उसके प्रश्न हम करेंगे जो है आपका साना साना हाथ जोड़ी। इसकी जो लेखिका हैं वो मधु कांकरिया हैं और उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत का इसके अंदर वर्णन किया है। तो कैसे कैसे उन्होंने वर्णन किया है वो आप देख ही चुके हो। अब है इसमें जैसे सुबह सुबह बालकनी की ओर भागकर लेखिका के हाथ निराशा क्यों लगी। लेखिका को जैसे बताया गया था कि सुबह जब बालकनी से देखा जाता है तो जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी वो जो है वो दिखाई देती है, लेकिन बादल छाए हुए थे और वह चोटी उसको दिखाई नहीं। कंचनजंगा जो चोटी थी वह उसको दिखाई नहीं दी, लेकिन जैसे उसने बाहर की तरफ देखा तो उसको फूल सुंदर हरियाली जो है वो दिखाई दी। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। सफ़ेद जो पताकाएं फहराई जाती थी वो किसी की मृत्यु पर फहराई जाती थी, और रंगीन पताकाएं जो फहराई जाती थी वो किसी की जैसे जो आज़ादी हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी को किसी भी चीज़ में प्रतिष्ठा मिली है और किसी ने कोई भी पद जो है वो हासिल किया है तो उसकी प्रतीकात्मक रूप में जो है वो फहराई जाती थी। कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को क्या बताया। लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने जितेंद्र से उसके बारे में पूछा। उसने उत्तर दिया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा स्नान करने में पाप धुल जाते हैं। भले ही आज वैज्ञानिक प्रगति कर चुके हैं, लेकिन पूरे भारत में लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास तथा पाप पुण्य की अवधारणाएं सभी एक जैसी ही हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगोत लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते तारों की रोशनी में नहाया गंगोत सुंदरता की साक्षात मूर्ति लग रहा था। उस जादुई सौंदर्य के कारण लेखिका के लिए सब कुछ ठहरा हुआ और अर्थहीन था। उसकी चेतना अतीन्द्रियता में डूब भी गई थी और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर केवल ब्रह्मा है। सम्मोहन के कारण उसके मन में भव्य उजाला छा गया था। उसके बाद है गंगोत की मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गंगोत एक पर्वतीय स्थल है और यहाँ का जीवन जो है वो बहुत कठिन है। अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। ये लोग मन की मर्जी के मालिक हैं और कठिनाइयों के बावजूद मस्त रहते हैं। इसीलिए ही गंगोत को मेहनतकश बादशाहों का शहर जो है वो कहा गया है। इस तरह से आप थर्ड अध्याय के जो हैं वो क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ नया समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।